मेरी चच्ची की जवान बेटी की मौत हुई तो मेरी माँ ने तरस खाकर मुझे चच्ची के घर भेज दिया। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। नया नया जवान हुआ था। चच्ची मेरे साथ ही सोती थी। जब उठता तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता था। एक दिन दवाई लेने डॉक्टर के पास गया तो मेरा चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर की भी चीख निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी टांगों के पास। तो ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपनी चच्ची के साथ रहता था क्योंकि वो एक अकेली औरत थी और जब मैं उनके पास आया था तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वो दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल नहीं रहा था। चच्ची ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं अब सोच कर भी कांप उठता हूँ। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है। मुझे चच्ची के पास रहते हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक ही मेरी हालत तेजी से खराब होने लगी थी और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही खराब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी हो रहा था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरे पैरों में तेज दर्द था और ये सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से चच्ची के पास रहने आया था तब से ही मुझे टांगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर सहन में निकल आया। चच्ची घर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, उठ गया मेरा शहजादा। और फिर पास पड़े सोफे की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चच्ची का अंदाज और रवैया बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वो मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। मैं इनके कहने पर पास पड़े सोफे पर बैठ गया और चच्ची नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था और खुदा का शुक्र अदा किया कि अब मेरी चच्ची नई जिंदगी की तरफ लौट रही थी और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और ये सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वो मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ वक्त पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। एक ऐसा हादसा जिसने चच्ची के जीने की आस ही खत्म कर दी थी। चच्ची की जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। चच्ची के बेटे की अचानक मौत ने चच्ची को पागल सा कर दिया था। मेरा चचा जाद भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी ना तकलीफ थी, मगर जाहिर सी बात है मौत के लिए कोई वक्त तय नहीं है कि किस वक्त आ जाए। जिसका जब वक्त आता है वो खुदा के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है। हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को हलकान कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि खुदा ने जो दिया है उसे ले भी सकता है। कितना भी बहादुर इंसान क्यों ना हो, उसे खुदा के पास लौट कर जाना ही पड़ेगा। मेरी चच्ची भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थी। वो मेरी चच्ची का इकलौता बेटा था और चच्ची अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। चच्ची की जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही खत्म होती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़ गए थे, इसलिए मेरी चच्ची को पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस इनका एक ही बेटा था और उसे उन्होंने अपने दिल से लगाकर पाला था। जीने का सहारा बस उनका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे जिंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश ना थी जो चाची ने पूरी ना की हो। चाची का बेटा यानी मेरा कजन बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर इसके बावजूद भी मेरे कजन के अंदर कोई तकब्बुर नाम का लफ्ज नहीं था। वो बहुत ही हंसमुख और हैंडसम लड़का था। उसने अपने लाडलेपन और अमीर होने का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया था। और सच तो ये है कि उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वो इन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबकी जुबान पर सिर्फ अफसोस और तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वो मरकर अपनी अहमियत जता किया था, बल्कि जब वो जिंदा था तब भी पूरा खानदान और जाने वाले उसकी बहुत तारीफें करते थे। जिस पर चाची का सर फखर से ऊंचा हो जाता था, वो फखर से सर उठाकर कहती, आखिर बेटा किसका है। और जब वो मरा तो सबको ही बहुत अफसोस हुआ था। तब मेरी अम्मी से चाची की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे चाची को सौंप दिया था ताकि चाची का दिल बहल जाए और चाची को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं पूरी तरह से चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वो मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही है, मगर फिर भी हर वक्त मुझे सामने देखकर वो धीरे धीरे संभलने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था वो अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज्यादा डरने लगी है, इसलिए मेरे साथ सोती है। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती है। मैं भी चाची की इस ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी आंख खुलती तो चाची मुझे जागती हुई मिलती थी, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वो मुस्कुराती रहती थी। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। मेरी नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी कि रात
रात का सो तो मैं सुबह को ही उठता था, और जब मैं सुबह उठता तो मेरा जिस्म बेजान सा महसूस होने लगता था। शुरू शुरू में अपनी हालत को मैंने थकान समझ लिया था, हालांकि मैं कोई बहुत भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर दोस्तों के साथ घूम लेता था, और अब तो वो भी छोड़ दिया था और सारा दिन घर पर पड़ा रहता। मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। अब तो मेरा पूरा जिस्म ही दर्द करने लगा था, मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा क्योंकि चाची रोजाना मेरे साथ। मेरा नाम जुनेद है, मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 4 बहन भाई थे। मेरे बाप का अपना कारोबार था जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम बहन भाई भी ज्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया। जबकि मेरे चाचा का एक ही इकलौता बेटा था। चाचा के मरने के कुछ ही वक्त पहले जन्म लिया था। चाचा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। चाचा की मौत से चाची बहुत ज्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर इनके अंदर जीने की उमंग जागी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती है, मगर चाची ने कोशिश की थी कि मेरे चाचा की कमी को ज्यादा महसूस ना करे। वो मेरे कजन के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे जरूर पूरा करती थी, मगर हमारी जिंदगी अलग थी। खाना पीना पहना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चे की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा इन खर्चों में ही निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा भी रही थी ताकि बच्चों की शादी के वक्त उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हम बहन भाई अपनी ख्वाहिशों को समेट के रखते थे। मगर हमारे कसन की बात अलग थी। चाची का तो बस नहीं चलता था पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही निछावर कर दे। चाची और मेरी माँ में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और उसमें सबसे ज्यादा हाथ मेरी माँ के रवैये और हमदर्द मिजाज का था, वरना चाची अपने आप में ही रहने वाली इंसान थी। उनका सारा ध्यान और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे चाचा जिंदा थे तब चाचा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का ताल्लुक था, जो रिश्ता था, वो खत्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाची के घर चले जाया करते थे और मेरा चाचा का बेटा भी हमारे घर चला आया करता था। वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपना हर मसला मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपना हर मसला बताता था। मेरी माँ को भी वो माँ का दर्जा ही देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। क़यामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज अचानक ही सुबह सुबह मेरे कजन के मरने की मुझे खबर मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सब के सब दंग रह गए थे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही हम सब से मिलकर गया था और उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम चुस्त था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था। इंसानों के अंदर ये तो फितरी है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसकी मौत की वजह भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वो सोते हुए मरा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, हालांकि मौत के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं होता। हम भी अपने कसन की मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए चाची के घर पहुंच गए थे। सामने हमारा कसन अपना बेजान सा जिस्म लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और ये हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे थे और हमारा कसन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा हम सबसे बड़ा था, वो तो उसकी जीने की अकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए चाची के पास पहुंचे और अपने कसन की मौत की पीछे की वजह जानने लगे। तब चाची ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी मेरे साथ किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उससे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज आने के लिए चाची उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका जिस्म बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। चाची के लिए बहुत बड़ा सदमा था, वो तो लगभग पागल ही हो गई थी और जोर जोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब मेरे कजन को दफनाने के लिए ले जाने लगे, चाची भी होश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ भी बहुत उदास थी और चाची को संभाल रही थी। आसपास के लोग चाची के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार आप किसके हवाले करेंगे, क्योंकि शोहर तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वो भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी अम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान
जवान बेटा छोड़कर चला गया हो, उससे भला दौलत और जायदाद का क्या करना। सबसे कीमती चीज तो औलाद ही होती है, जब वही नहीं रही तो दौलत जायदाद किस काम की। एक माँ के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है, और वही दुनिया चाची की लूट चुकी थी। चाची को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती थी कि इनके बेटे को किसी ने मार डाला है, और कभी वो चीखने लगती थी कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठाकर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो इनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसलिए सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब ये सब देखा तो वो परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी जिंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे, और अब चाची अपने बड़े से घर में अकेले कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। अम्मी ने चाची को अपने साथ चलने को कहा, मगर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर हमने सोचा कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि अब अकेली ना रहे, और जो कोई इनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, और बड़ा भाई चाची के पास रहने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू में तो चाची का रवैया वैसे का वैसा ही था। वो उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती थी, कभी कभी चीखने लगती तो कभी कभी बड़बड़ाने लगती थी। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे अभी कच्चा ही खा जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं चाची के घूरने से डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि चाची भी इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है, इन्हें किसी सहारे की जरूरत है। अगर मैं भी डर कर पीछे हट गया और इन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो चाची का फिर क्या होगा, वो किसके सहारे जिंदा रहेगी। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे इनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह चाची नॉर्मल हो जाए, इनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं चाची के हर बुरे रवैये को सह रहा था और मैं इन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहा। तो चाची भी अब कुछ बदलने लगी थी। अब वो खा जाने वाली नजरों से नहीं देखती थी, बल्कि वो मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे देखकर कितना खुश हो जाती है। एक दिन वो मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठाकर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुख के दरिया से निकाल लिया है। धीरे धीरे चाची नॉर्मल हो रही थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी, और मेरा ये सोचना बिल्कुल सही निकला था। चाची बहुत ज्यादा संभलने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती। ज्यादातर वक्त मेरे आसपास ही रहती, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी चाची के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे चाची अब ठीक हो रही है। लेकिन अभी मगर कभी मैं रात को जागता तो चाची मुझे जागती मिलती थी। मुझे चाची की अभी भी फिक्र रहती थी। मुझे लगता है कि शायद अभी वो अपने बेटे को भूल नहीं पाई है और उसकी याद में रात को जागती रहती है। लेकिन चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह को ही मेरी आंख खुलती थी। वो भी चाची के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठता तो मेरी टांगे बेजान सी होती थी। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी खत्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले गहरे हल्के पड़ने लगे थे। जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले गिलास दूध भी देती। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते के मेज पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूं तो मेरी जिंदगी अपनी चाची के घर, अपने घर से ज्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी, मगर फिर भी मैं कमजोर होता जा रहा था और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी ये परेशानी अपनी चाची को बताई कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमजोरी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर चाची ने गौर से मुझे देखा और ना में सर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची से ज्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान चाची के लिए ले आता था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं चाची का ख्याल रखने के बजाय उन पर
बोझ बनता जा रहा था। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर अब मैं बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात थी। कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, "ये इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो?" अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता। चाची ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपना मसला बताया। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वो भी मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो हैरान हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। पापा और मैं उसके ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी चाची के अलावा और कोई नहीं होता। डॉक्टर ने ये सुनकर हैरत का इजहार किया और मेरी हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं बैठा रह गया था। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुंचे तो घर वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वो गुस्से में बोले कि वो औरत दिमागी मरीज है और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो ये भी बोल गए थे कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान वो क्यों लेगी, वो तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे कि हमारी औलाद कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत को दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो हमारे बेटे के साथ क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर अम्मी भी चौंक गई थी। मुझे देखा तो मैं अपना सर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वो मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब तक डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई थी और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था और चाची क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी अम्मी को बताया तो वो सदमे से एक तरफ बैठ गई थी। अगर मैं घर में आकर किसी को न बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थी और मुझसे माफिया मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं ना समझती जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया था। मैं जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वो तो वाकई ही चाची के ख्याल से मुझे वहां छोड़ आई थी। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुंच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें बुरा भला कहा कि वो अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस बात पर चाची ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुण गाता करता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके तुम मेरी सारी दौलत को हथिया लोगे। वो ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे। तुम लोग अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते थे ताकि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, ताई जी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और मैं फौरन समझ गई थी ये सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फौरन मना कर दिया था। मैंने अपनी बेटी की सारी ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन मैं इसकी ये ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे शादी के लिए मना किया तो वो मेरी बात फौरन मान गया था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया। लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान जिस्म के साथ मिला था। मेरे बेटे की ये मौत हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। चाची की घटिया सोच पर हम लोग काम कर रह गए थे। मेरी माँ ने जब मुझे चाची के हवाले किया था कि आज से ये तुम्हारा बेटा है, तो चाची को और भी ज्यादा यकीन हो गया था कि हम सच में उनसे दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनको बेटा दे रहे हैं। वो पहले तो खामोश रही, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोग उनका बेटा छीन सकते हैं तो वो भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकती है, और फिर इसीलिए उन्होंने मेरे साथ वो घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा है वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मेरे भाई की आखिरी निशानी भी थी। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं उसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और अम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल
रख रहा था, सबको मेरी मौत का डर था। सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के मुताबिक मुझे टाइम पर दवाइयां दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी भी अपनी चाची का ख्याल आता था। मुझे उनका छुप छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वो अपने बेटे की गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उन्हें अपनी माँ समझने लगा था। मैं जैसे ही ठीक हुआ चाची के पास फिर से पहुंच गया था। चाची मुझे देखकर नजर चुराने लगी थी। वो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनके हाथ थाम कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि आप अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दें, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपकी बेटी की रूह को सुकून मिलेगा और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपकी दौलत की कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी थी और मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी चाची को माफ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर चाची ने अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बांट दी। अपने बेटे के नाम से एक अस्पताल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती है। इनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।